दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये चैनल काफ़ी नया चैनल है और इसमें न्यूज़ के पीछे की घटनाएं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर अप नहीं किया जाता है उसके ऊपर ज़्यादा जोर रहता है इस चैनल में। और मेरी कोशिश रहती है कि खबरों के पीछे की खबर आपको दिखलाई जाए और किसी भी घटना के पीछे का कारण आपको पता चल सके। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को आगे बढ़ाइए। और मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मेरा ये चैनल पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी चैनल है। इसमें सबसे पहले हिंदुस्तान के हित का ख्याल रखा जाता है और हमारे चैनल में इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगी जिससे भारत की इमेज पे दाग लगे या इमेज पे काली छाया पड़े। इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आएगी। इंडिया की जितनी भी, भारत की जितने भी पॉजिटिव खबरें हैं मैं उसको समाहित करने की कोशिश करूंगा। और जनरली हमारा फोकस पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, हमारा भारत जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी के लिहाज से, उस पे ज़्यादा हमारा जोर रहेगा। और अभी आपको मालूम ही चला है कि सेंसेक्स हमारा 75,000 टच कर गया है और भारत का जो कैपिटल मार्केट है उसकी एसेट वैल्यू 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये भारतीय होने के हिसाब से काफ़ी गर्व करने वाला विषय है। हर भारतीयों को इस पे गर्व करना चाहिए। और हमारा चूंकि राष्ट्रवादी चैनल है तो इसमें इस तरह की न्यूज़, इकोनॉमी की न्यूज़ भी आपको मिलते रहेगी। और बीच बीच में शेयर के बारे में, शेयर जो कैपिटल मार्केट में जो शेयर मार्केट चलता है उसकी भी न्यूज़ आपको आते रहेगी कि आने वाले वर्षों में कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। इस तरह की न्यूज़ भी आपको मिलते रहेगी, इस तरह के शॉर्ट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो फिलहाल आज हम 2-3 घटनाओं पे जो कि पिछले 24 घंटे में घटित हुई है उस पर हम बात करना चाहेंगे। पहला हमारा विषय है यूपी का है। सपा के जो हेड है, समाजवादी पार्टी के हेड अखिलेश यादव, वो पिछले दिनों हाजीपुर गए, मुख्तार अंसारी के घर पे गए और मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसमें मातम पुरसी के लिए हाजीपुर गए और अफजाल अंसारी वहाँ पे था। अफजाल अंसारी ने उनका स्वागत किया। लेकिन सबसे मुझे आश्चर्य इस बात का लगा, आपने वीडियो वगैरह देखा होगा टीवी में, कि अखिलेश यादव वहाँ पे गए और उनका जिस हिसाब से स्वागत वहाँ पे किया गया, मुख्तार अंसारी के लड़के थे, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी थे और अखिलेश यादव का, चूंकि वो किसी की मौत पे मातम पुरसी के ले गया है, लेकिन अखिलेश यादव का जिस तरह से स्वागत किया गया, उनको तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाए गए। अब वो मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो रहा है। अगर मातम पुरसी के लिए आप किसी के घर में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, चाय पिए, निकल लिए वहाँ से और शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आप 10-15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, बैठ के निकल लिए। लेकिन वहाँ पे टेबल पे काफ़ी खाने के व्यंजन सजे हुए थे। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह की मातम पुरसी था या क्या जताने गए थे, समझ में नहीं आया मेरे को। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि मैं मातम पुरसी के लाया हूँ तो मुझे ये इस तरह का व्यंजन क्यों दिया जा रहा है। और लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं और मेरे ख्याल से उन्होंने वहाँ जो खाद्य पदार्थ का सेवन किया, वहाँ जो पेय पदार्थ थे उनका भी सेवन किया और खुशी खुशी वो लोग हंसते खेलते आए। मुझे वहाँ पे किसी के जाने का, मातम पुरसी का कोई एक तिनका मात्र किसी के चेहरे पे ये नहीं लगा कि वो मातम पुरसी के लिए आए हैं।
लगता है कि अखिलेश यादव यहाँ भी कंफ्यूज है। मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव शायद जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि असदुद्दीन ओवैसी वहां चले गए थे, इसीलिए उनको लगा कि मुस्लिम वोट हो सकता है कि हमारे हाथ से निकल जाए उस गाजीपुर एरिया में। तो उस मुस्लिम वोट को पाने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत वो वहां पे गए और वहां खाना पीना मौज मस्ती करके आ गए। तो ये तो सोच है समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले की, और जो समाजवादी पार्टी में आग बंद करके वोट डालते हैं उनकी सोच है। तो ये किस तरह का सोच है आप समझ सकते हैं। इस तरह लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरी कंफ्यूजन में है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुझे तो नहीं लगता है कि वो बीजेपी को किसी भी एंगल से टक्कर दे पा रही है। खैर ज़्यादा दिन है नहीं, 2 महीने का समय है, 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक विषय रहा दोस्तों। दूसरा विषय मैं बंगाल से ले रहा हूं। बंगाल में अभी काफ़ी घमासान चल रहा है। बीजेपी भी काफ़ी जोर शोर से लड़ाई लड़ रही है इलेक्शन के लिए, 2000 लोकसभा का इलेक्शन जो कि बंगाल में भी चल रहा है। तो उसमें एक चेहरा देखने में आया, सागरिका घोष। सागरिका घोष के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ये भास्कर घोष की बेटी है। भास्कर घोष जो एक समय टेलीविजन रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये चेयरमैन थे और ये उनकी सुपुत्री है और काफ़ी रईसी में इनका जीवन बीता है, क्योंकि भास्कर घोष मैं प्रणय राय को खुली छूट दे दिए थे कि वो दूरदर्शन को पूरी तरह लूट सके। तो दूरदर्शन अपने लिए जो भी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था अपने टेक्निकल एक्सपर्टाइज को बढ़ाने के लिए, दूरदर्शन में अपने टेक्निकल एक्सपर्टाइज को बढ़ाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था, वो दूसरे दिन या तीसरे दिन वो पहुंच जाता था एनडीटीवी के स्टूडियो में और एनडीटीवी वाले उसका यूज करते थे। तो इस तरह से एनडीटीवी ने इसका खूब मजा लिया। और उस समय प्रणय जेम्स रॉय, उनका नाम प्रणय राय बोला जाता है लेकिन वो क्रिश्चियन है। प्रणय जेम्स रॉय ने इस भास्कर घोष का काफी दोहन किया और उनसे इक्विपमेंट लिया। बदले में ये उन्होंने क्या किया, प्रणय भास्कर घोष की सुपुत्री सागरिका घोष को उन्होंने एनडीटीवी में नौकरी के में रखा। तो प्रणय राय का ये काफी एंकर उनके यहाँ ऐसे थे जिनके बाप किसी अच्छे पद पे थे कांग्रेस के समय में, और उनको ओबलाइज करने के लिए वो उनके बेटे बेटियों को नौकरी में रख लेते थे। इसके बदले में प्रणय राय और उनके जो बाप है, उनके जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी जो भी रहते थे, उनके बाप जो रहते थे, जो ऊंचे ऊंचे पदों पे रहते थे, उनका वो एक्सप्लॉयटेशन करके अपने एनडीटीवी के लिए जो भी यूज करते थे। तो इसी कारण एनडीटीवी का उस समय रुतबा काफी अच्छा रहता था। और तो सागरिका घोष उनकी बेटी है जो काफी समय पत्रकारिता में रही और एनडीटीवी छोड़ने के बाद उन्होंने शायद कहीं ज्वाइन नहीं किया और 6-7 साल से वो खाली बैठी हुई थी। तो उनको ममता बनर्जी ने, चूंकि वो बंगाल से हैं, तो ममता बनर्जी ने उसे राज्यसभा से सांसद बना लिया। तो राज्यसभा सांसद बना लिया तो ये तो काफी छुई मुई टाइप की लेडीज हैं और इनका अलग ही स्टाइल रहा है। इनका ब्लाउज पहनने का स्टाइल भी अलग ही तरह का रहता है, जिसके बारे में पत्रकार लोग महोदय चर्चा भी करते हैं। तो खैर वो अलग चीज हो गई। तो इनको अभी दिल्ली, चूंकि वो राज्यसभा सांसद बन गई है, तो अब दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आ गई। तो इनका प्रदर्शन इतना हास्यास्पद रहा। ये कल ये लोग गए थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने, इन्होंने धरना दिया था। डेरेक ओब्रायन जो भी राज्यसभा सांसद है 4-5 बंगाल के, वो लोग सब इलेक्शन कमीशन के आगे धरना दिए थे और इनकी मांग भी काफी हास्यास्पद है। इनकी मांग थी कि एनआईए के जो चीफ है उसको हटाया जाए, सीबीआई के चीफ को हटाया जाए और ईडी के चीफ को हटाया जाए। गनीमत ये रहे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन के चीफ को हटाया जाए।
इनकी मांग काफी हास्यास्पद थी। तो पुलिस ने इनको वहां से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने से, चूंकि अभी इलेक्शन चल रहा है और आप इलेक्शन के ऑफिस के सामने आके अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो ये बाधा तो उत्पन्न होने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए पुलिस ने आके उनको वहां से हटाया। तो हटाने के बाद वो लोग कल रात में तो चले गए। फिर वो आज एक नई दिल्ली के एक थाना के सामने जाके बैठ गए और ये अफवाह फैला दिया गया पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया के में, कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है। जबकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया हमने आपको अरेस्ट नहीं किया, आप लोग अपने घर जाइए। लेकिन इन्होंने जस्ट एक खबर फैला दिया कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। बाद में वो काफी मान मनोबल के बाद वहां से हटे। लेकिन ये खबर फैला देना कि हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, इसमें डेरेक ओब्रायन थे, सागरिका घोष थी। सागरिका घोष काफी चिल्ला रही थी, काफी बने कैमरे में आने की कोशिश कर रही थी और इनको पहला कल जो उठा के ले गए पुलिस, वहां से हटाई उनको, शायद उन्होंने पुलिस ने कुछ बल भी प्रयोग किया होगा, तो इनको काफी तकलीफ लगा। तो इनके जो चाल चलन और इनका जो बोलने का ढंग है, इससे लगता है कि आने वाला जो संसद है, नया संसद जो आएगा, जिसमें राज्यसभा के भी सांसद, राज्यसभा से तो सिलेक्टेड हो गई है 6 साल के लिए, और भी लोकसभा वाले जो आएंगे, तो आने वाला संसद भी काफी ग्लैमरफुल रहेगा। क्योंकि अपने महुआ मोइत्रा को देखा था पिछले संसद में, वो थी महुआ मोइत्रा पूरी छमक छलो टाइप की थी और जो बोलते समय वो काफी शरीर को झटका देते हुए बोलती थी। तो उस महुआ मोइत्रा के कमी को सागरिका घोष राज्यसभा में इस सत्र में मुझे लगता है कि उसका महुआ मोइत्रा के कमी वो महसूस नहीं होने देगी। महुआ मोइत्रा अभी इलेक्शन लड़ रही है कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन उसके जीतने की संभावना कम लग रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी कमी, महुआ मोइत्रा की कमी को सागरिका घोष कम नहीं होने देगी। इनकी और एक सांसद है डोला सेन, वो भी राज्यसभा से है। डोला सेन, वो क्या उसकी जो चाल चलन है, जैसे हम लोग क्या बोलने में मुझे शब्द खराब निकल जाए, मैं कहना नहीं चाहूंगा। तो ये जब सड़क पे चलती है या किसी कॉरिडोर में जा रही है, किसी रास्ते से जा रही है, तो आप अगर सामने से आ रहे हैं तो आपको हटना पड़ेगा, वो नहीं हटेगी। उसका चाल ऐसा है कि वो सीधा चलते जाएगी, आप अपनी इज्जत बचा के आप साइड हो जाइए। तो इस तरह की है डोला सेन। तो इस तरह के जो चंडी टाइप के लेडीज है, ममता बनर्जी इस तरह की चंडी टाइप लेडीज को अपने पार्टी में रखी है। तो खैर, अब आज काफी हास्यास्पद वाला स्थिति दिल्ली के थाने के सामने उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन्होंने अफवाह फैला दिया है कि हमें अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि पुलिस ऐलान करके बोल रही है कि हमने आपको अरेस्ट नहीं किया है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने प्रदर्शन के बाहर वो काफी देर थाने के सामने खड़े रहे और वहां पे आपके भी जो एमएलए वगैरह थे वो भी अपने सपोर्ट व्यक्त करने के लिए वहां पे थोड़ी देर के लिए आए, फिर वो वापस चले गए। तो ये तो इनका हाल है। और इंडी गठबंधन अभी पूरी तरह से बिखरा हुआ है और बीजेपी के लिए एक तरफा मुकाबला टाइप का चल रहा है, क्योंकि मोदी जी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, सवेरे बिहार में रैली, दोपहर को मध्य प्रदेश में रैली, शाम को चेन्नई में रोड शो, तो जिस हिसाब से मोदी जी रैली कर रहे हैं और इनके तरफ से प्रचार का कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। और इनके यहाँ से प्रचार होता भी है तो मालूम चलता है कि माने कोऑर्डिनेशन का पूरी तरह से अभाव है। इनके प्रचार में कोऑर्डिनेशन का पूरी तरह से अभाव है। जैसे राहुल गांधी अभी मध्य प्रदेश गए थे, शहडोल आज गए थे, तो वहां से जब चलने लगे तो मालूम चला उनके हेलीकॉप्टर का तेल ही खत्म हो गया। तो फिर हेलीकॉप्टर को फ्यूलिंग के लिए कहीं भेजा गया, वहां से फ्यूलिंग करके आया था, फिर इनको लेके गया। तो ये तो हालत है इनका। अभी प्रचार तंत्र पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है, ना इनकी तरफ से प्रचार हो रहा है, ना इनकी तरफ से कोई नेता फुल फ्लेजर निकल रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने शुरू से ही बीजेपी को केकॉक पूरा दिया हुआ है और बीजेपी अपने मंजिल की ओर पूरी तरह से अग्रसर होती जा रही है।
तीसरा हमारा विषय दोस्तों है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी गए सऊदी अरबिया। वो एक गरीब देश का प्रधानमंत्री, वो अपने 15-15 मंत्रियों को लेके सऊदी अरबिया मक्का मदीना गया, हज करने गया, वहाँ से उमरा करने गया, और उसी ड्रेस में वो मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरबिया के चीफ हैं उनसे मिलने चला गया। और उनसे मिलने सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उनसे उसको भीख लेना था। तो भीख मांगने, इनफैक्ट वो भीख मांगने ही गया, लेकिन भीख मांगने जाने के लिए 15 मंत्रियों को साथ में ले जाना और उनके स्टाफ को साथ में ले जाने का मतलब कोई समझ में नहीं आता है। जो मुल्क गरीब हो वो जाएगा, अकेले जाएगा या 1-2 मंत्री लेके जाएगा जो उसको असिस्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाएगा। जिस तरह हमको किसी बैंक में लोन लेने जाना पड़ता है तो हम जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा लेके जाते हैं, फिर वो मैनेजर देखता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर उसमें कहाँ क्या क्या कमी है बोलता है इसको लेके आइए, फिर 2 बार 3 बार जाते हैं या कभी कभी 10 बार जाना पड़ता है, तब जाके लोन सेंक्शन होता है। लेकिन इसका वैसा नहीं है। सऊदी अरबिया ने इनके मुंह में खून लगा दिया है, तो इसी हिसाब से पैसा मांगने के लिए मुंह उठाए चले जाता है। अभी कुछ दिन पहले आसिफ, उनके जो मुनीर है, आसिफ मुनीर ना क्या नाम है, वो जो आर्मी के हेड है, आर्मी के जनरल हैं, वो गए थे सऊदी अरबिया 24 मार्च को करीब गए थे। तो वहां से वो 100 टन खजूर लेके आए। 100 टन खजूर इसलिए लेके आए कि इनको रोजा में इफ्तारी की दरकार पड़ता है खजूर, तो 100 टन खजूर वहां से लेके आए वो। हालांकि वो भी कुछ डॉलर लेने गए थे, लेकिन 100 टन खजूर देके MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने इनको सल्टाया। अब ये गए हैं, अब वो ये भी कुछ पैसा मांगने गए थे, तो उसने पूरा हाथ खड़ा कर दिया, पूरा बोला भैया पैसा तो नहीं दे पाएंगे। तो फिर लास्ट में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उनको देने का कमिटमेंट किया है। पाकिस्तान में $5 बिलियन सऊदी अरब लगाएगा और उसको फिर अपने इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करेगा, किस हिसाब से निकालेगा, उस विषय में बातचीत वगैरह हुई। और फिर अच्छा, और एक चीज का, वो कश्मीर का मुद्दा भी लेके गए थे। कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान आज कंगाली का हालत में है, पूरा कंगाल हो चुका है, वहां कश्मीर का मुद्दा लेके गया। तो कश्मीर के मुद्दे पे भी MBS ने इससे कुछ भी हेल्प करने से मना कर दिया। कश्मीर के मुद्दे पे MBS ने कहा कि आप भारत से बात कर लीजिए, ये आप दोनों का द्विपक्षीय इशू है, इसको बात कीजिए आप और बात करके सल्टाइए। और इसमें भी उसको कोई हेल्प नहीं मिला। तो पाकिस्तान का हालत वैसे ही खराब है और दिन पर दिन खराब होते जा रहा है, और इनकी इंटरनेशनली बेइज्जती होती है, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आता है, ये अपना बेइज्जती करवाते रहते हैं। तो फिलहाल ये 3-4 विषय ही था, आपसे सोचा शेयर कर लूं, और इसके बाद फिर खबरें जो भी रहेगी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। इलेक्शन पे भी जैसे जैसे खबरें आएंगी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। और एक न्यूज़ में आपको बता दूं कि केजरीवाल का बेल आज हाईकोर्ट ने देने से इनकार कर दिया, और वो शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे देने से। लेकिन हाईकोर्ट में बेल देने से इनकार करने के साथ उसने, हाईकोर्ट ने और एक टिप्पणी की है कि आपका देखने से लगता है कि आप मेन कंस्पिरेटर हैं। मैंने ये जो शराब घोटाला हुआ है इसमें मुख्य कर्ता धर्ता लगता है अरविंद केजरीवाल ही है। इसी आधार पर उसने, हाईकोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया है। और इनकी तो काफी आशा है कि संजय सिंह को जिस हिसाब से बेल मिला उस हिसाब से बेल हमें भी मिल जाएगा। और इनको अगर आज अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाता तो ये आप ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये इसके जो नेता हैं, आज पानी पी पी के मोदी को गरिया रहे होते, और इन्होंने पूरा जुलूस निकाल लिया होता दिल्ली में कि भैया हम जीत गए हैं और मोदी जी के गाल पे थप्पड़ पड़ा है। इस तरह का ये कुप्रचार करते हैं। तो खैर हाईकोर्ट ने इनको इस तरह का कुप्रचार करने का मौका नहीं दिया, और लगता है कि इसको बेल पाना काफी इसके लिए मुश्किल रहेगा आने वाले समय में भी। खैर देखते हैं और आगे क्या क्या होता है, और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। इसी तरह की दिलचस्प खबरें आपके लिए लेकर मैं आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद।